हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स और ये दिसंबर 2023 का संस्करण है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट क्रॉनिकल नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक को हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण में कवर कर लिया है दिसंबर के एडिशन में, उस टॉपिक को छोड़कर जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम से जहां पहला टॉपिक है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो 10 अक्टूबर को हुरून इंडिया और 361 वेल्थ ने 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की है। और इस लिस्ट में पहले स्थान पे आते हैं मुकेश अंबानी। कुल संपत्ति जो है इनकी वो 8.08 लाख करोड़ रुपए की है, जिसकी कंपनी के मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। फिर दूसरे स्थान पे आते हैं गौतम अडानी। 4.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है इनकी, अडानी समूह। ठीक है, इनकी कंपनी है। तीसरे स्थान पे आता है साइरस पूनावाला। 2.78 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, इनकी कुल संपत्ति है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनकी कंपनी है। शिव नादर जो है वो चौथे स्थान पे है 2.28 लाख करोड़ रुपए के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। फिर है गोपी चंद हिंदुजा, पांचवें स्थान पर 1.76 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है इनकी, और ये हिंदुजा ग्रुप के हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो देखा जाए तो 15वां वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मतलब ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी किए हैं। और इसके तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की गई है। और इस सूचकांक में जो कुल देश शामिल है वो कुल देश 47 शामिल है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 45वां है, जिसका समग्र सूचकांक मूल्य है यानी मान है वो है 45.9। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे नीदरलैंड है जिसका मान है 85.0। दूसरे स्थान पे है आइसलैंड 83.0। तीसरे स्थान पे है डेनमार्क 41.3। और सबसे अंतिम जो 47वां स्थान है वो है अर्जेंटीना का 42.3 मान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पीएम गति शक्ति का सार संग्रह देखें। तो पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी हुआ है जो कि 13 अक्टूबर को हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है। और इस सार संग्रह में पीएम गति शक्ति को अपनाने और इसके लाभों के संबंध में जो 8 अनुकरणीय उपयोग के मामलों यानी कि एग्जाम्पलरी यूज केसेस जो है उस पर प्रकाश डाला गया है। देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति 7,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के एक्सप्रेसवे की योजना बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में तेजी आई है। पीएम गति शक्ति के तहत वर्ष 2022-23 में नई रेलवे लाइनों के लिए 400 से अधिक परियोजनाओं हेतु अवस्थित ठीक है अंतिम अवस्थित का सर्वेक्षण मतलब फाइनल लोकेशन सर्वे किया गया है। ठीक है, और जबकि पिछले वर्ष 57 परियोजनाओं हेतु ये सर्वेक्षण किया गया था। आगे देखें तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 13,500 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन की योजना बनाई गई है। और 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल प्रक्षेपण। देखा है तो 18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया। और ये परीक्षण जो है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का परीक्षण जो है वो SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। और ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली से उन्नत संस्करण है। और इस मिसाइल का जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर। सुपरसोनिक की स्पीड से ये मिसाइल अपनी लक्ष्य तक 200 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व के पहले
पुरुष गर्भ निरोधक का भारत में क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण। देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने पुरुषों के लिए टीके से ली जाने वाली विश्व की पहली गर्भ निरोधक दवा का क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया बिना किसी दुष्प्रभाव के। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस है, उसका मतलब कि गर्भ निरोधक टीके की संपूर्ण जो प्रभावकारिता है उसमें 97.3% पाई गई है। ये इंजेक्शंस, ये जो आपको जो टीका की तरह दिया जा रहा है, इसका 97.3% परफेक्ट पाया गया है इस गर्भ निरोधक टीके को। और देखा जाए तो इसमें शुक्राणु नलियों में टीके के जरिए प्रवेशित किया जाता है और इसमें मौजूद जो पॉलीमर नली है उसकी अंदरूनी दीवार से चिपक जाता है। पॉलीमर जब शुक्राणु के संपर्क में आता है तो ये उनकी पूंछ को नष्ट कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडों को गर्भाधान करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इस RISUG मतलब आपको जो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस है, ये एक नई पुरुष गर्भनिरोधक तकनीक है और इसका विकास 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 के दशक में हुआ था जब एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुजॉय के गुहा ने एक पुरुष गर्भ निरोधक विधि पर शोध करना शुरू किया था। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है गुजरात के ढोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार। तो देखा है तो 19 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है उसके द्वारा जारी जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में गुजरात के कच्छ जिले के स्थित ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में लगभग 260 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 54 गांव का चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में लगभग 260 आवेदनों में से कुल 54 गांव का चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि इन नए 54 गांव के अतिरिक्त अन्य 20 गांव को भी इस सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है और जिनमें मध्य प्रदेश का माडला गांव भी शामिल है। अवगत करा दें कि 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है उन गांव को दिया जाता है जो कि ग्रामीण विकास, मूल भूदृश्य को रखरखाव, सांस्कृतिक विरासत और विविधता, स्थानीय मूल्यों और खाद्य परंपराओं के मामलों में असाधारण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड में है, स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। तो 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी की डॉल्फिन मतलब गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। और ये डॉल्फिन जो है गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित जो आबादी है वो लगभग 2000 है। गंगेटिक डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटनिस्टा गंगेटिक। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में, ठीक है, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। तो देखा है तो 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन जो है वो विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। इस मिशन महिला सारथी का उद्देश्य जो है वो है महिला ड्राइवरों को और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण। तो देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया।
इसका निर्माण लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से होगी। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 वर्ष पूर्व के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023। तो 27 से 29 अक्टूबर तक उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में द बीटल एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया और 27 अक्टूबर को इस फेस्टिवल का जो शुभारंभ हुआ वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बीटल एंड द गंगा फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया है। यह स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने की एक पहल है। इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वह बीटल्स आश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। तो 22 अक्टूबर को देखा जाए तो 22 अक्टूबर को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर बीआईए सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान समारोह में जो आयोजन किया गया इस समारोह का वो बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवर्सल फाउंडेशन की ओर से बीआईए सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले जो प्रदेश के इन दिग्गज विभूति हैं उनकी कर्मठता और विशिष्ट सेवा भावना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और केसरी सम्मान से सम्मानित होने वाले जो विभूति हैं उनमें देखा जाए तो लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, ठीक है, डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर आपको शिक्षा में है, फिर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, ओपी अग्रवाल, डॉक्टर एसएन सिन्हा, एन अग्रवाल और डॉक्टर गुरुदेव। ये 17 विभूति हैं जिन्हें केसरी सम्मान दिया गया, बिहार केसरी सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार। तो 9 अक्टूबर को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में यह पुरस्कार प्रदान किया और बिहार के बरौनी स्थित जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है उसको प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बरौनी रिफाइनरी ने कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, भाप की खपत, विशिष्ट जल खपत और अन्य विभिन्न मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को मिला लाडली मीडिया अवार्ड। 21 अक्टूबर को लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली जो पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था है उसके द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड की घोषणा की गई। इस पुरस्कार से प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को सम्मानित किया गया। प्रभात खबर के मुख्य संवाददाता राजीव पांडे को प्रकाशित घरेलू कामगारों पर एक स्टोरी है जिसका है घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, ना छुट्टी और ना उचित मेहताना के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा। तो देखा जाए तो 6 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो है वो मिला है धर्मेंद्र को जो कि अभिनेता है और 2022 के लिए ही राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो दिया गया वो दिया गया है उत्तम सिंह को। ये संगीत निर्देशक है, म्यूजिक डायरेक्टर। फिर है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि,
सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफाल प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध। तो ये पूसा 44 जो है वो धान का एक किस्म है और इस पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है पंजाब में। तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अभी भगवंत सिंह मान, और उन्होंने राज्य के अगले खरीफ सीजन मतलब वर्ष 2024 के लिए पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही में घोषणा की। पंजाब में गिरते हुए भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर पाबंदी लगा दी है। पानी की ज्यादा खपत, अपेक्षाकृत 20% ज्यादा पराली पैदा करने वाले जो धान है कि इस किस्म को अगले सीजन यानी वर्ष 2024 की बुआई नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि अदर धान के हिसाब से 20% ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। ठीक है, और 20% ज्यादा ये धान मतलब कि जो पराली है वो पैदा करती है। ठीक है, इसलिए इसको 2024 में बुआई नहीं होगी। और देखा जाए तो पूसा किस्म को अन्य किस्मों की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 वर्ष पूर्व ही पूसा 44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया था। और पूसा 44 धान को पकने में 152 दिन लगते हैं। इस किस्म से पराली भी अन्य किस्मों के मुकाबले 20% अधिक पैदा होती है। पंजाब में कम अवधि वाली जो किस्में हैं वो है पीआर 126, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्म जो है 120 दिन में पक जाती है। ठीक है, और पूसा 44 को पकने में कितना लगता है? 152 दिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम। तो देखा है 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसमें अत्यधिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद हैं। इनमें वैज्ञानिकों तथा डेटा विश्लेषण को समेत विशेषज्ञों का दल काम कर रहा है। वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली अप नामक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से एकीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना शुरू किया। इस कार्य योजना में धूल प्रदूषण, वाहन के उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वायु प्रदूषण से निपटना और खासकर सर्दियों के महीनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आ गया कि दिल्ली वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले जो उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पड़ोसी पंजाब और हरियाणा जो है, दिल्ली के पड़ोसी है पंजाब और हरियाणा, वहां किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत है और पीटीपी नगर में केरल राज्य निर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है। यह इमारत जो है वो केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई और इस इमारत का नाम जो है वो है अमेज 28। ठीक है, और इस इमारत का जो क्षेत्रफल है वो 380 वर्ग फुट। इस इमारत का निर्माण हुआ है चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्वास्टा के द्वारा। 3D प्रिंटिंग के को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत निर्माण किया जाता है। सितंबर 2023 में देश का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि 3D प्रिंटिंग मूलतः देखा जाए तो विनिर्माण की एक तकनीक है जिसकी इस्तेमाल करके त्रिविमीय मतलब कि त्रिविमीय 3 डायरेक्शनल जो है 3 डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक 3D वस्तु को डिजाइन किया जाता है और इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। और 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल होने वाले जो प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक है उसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है श्रीलंका के द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। श्रीलंका ने हाल ही में 7 देश भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने का एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह परियोजना इन देशों की विदेशी नागरिकों को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त में वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी। उपरोक्त देश के पर्यटकों से वीजा जारी करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा और हवाई अड्डे पर आगमन यानी वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। आगमन पर एक विशेष फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और इस पूरी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, जो श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। तो देखा जाए तो 27 अक्टूबर को मलेशिया के शाही परिवार ने जोहोर राज्य के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंद को देश का नया राजा चुन गया है और 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया है। मलेशिया में राजा का पद काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन वे प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख नियुक्तियों की देखरेख करते हैं। मलेशिया में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हॉकी वर्षों में सॉरी अस्थिरता के कारण कुछ वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो रही है। और देखा जाए तो मुस्लिम बहुल देश है मलेशिया, वहां राजा का जो चुनाव है वो हर 5 वर्ष पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट पिको। देखा जाए तो 26 अक्टूबर को रॉबर्ट पिको चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। सितंबर 2023 में चुनाव में 22.94% वोट के साथ उनकी पार्टी एसएमईआर ने जीत दर्ज की है और एसएमईआर पार्टी ने हलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। ठीक है, ये सरकार जो है वो गठबंधन सरकार है, क्योंकि इनकी पार्टी जो है एसएमईआर वो सिर्फ 22.94% ही वोट प्राप्त कर सके और इस गठबंधन होने की वजह से हुआ यूं कि यूरोपीय संसद ने समाजवादी समूह से निलंबित कर दिया गया इसे। रॉबर्ट पिको वर्ष 2006 में पहली बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन। तो 24 से 25 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आयोजन किया गया और भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन में भाग लिया। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है एफआईआई वो उसका 7वां संस्करण था और जिसका थीम था द न्यू कंपास, जो न्यू वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित है। इस आयोजन में विश्व के प्रमुख निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं, अन्वेषकों और खोजकर्ता के भागीदार रहे हैं। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक आगे है कि एफआईआई। ठीक है, एफआईआई जो है इसकी गतिविधियां मुख्यतः 4 क्षेत्र पे। पहला है कृत्रिम मेधा, फिर है रोबोटिक्स, फिर कृत्रिम मेधा एंड रोबोटिक्स। ठीक है, फिर है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्थिरता पर केंद्रित है। ये 4 जो इसकी गतिविधियों का मुख्यतः क्षेत्र है। और एफआईआई इंस्टीट्यूट एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है निवेश के नए रास्तों पर चर्चा करने के लिए विश्व भर में सरकार और व्यापारिक नेताओं को इकट्ठा करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि आरबीआई में निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया। तो देखा जाए तो 25 अक्टूबर को निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में कारोबारी संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों में कम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है और इस पैमाने पर खड़े नहीं उतरने वाले बैंकों को 4 महीने के अंदर पूर्णकालिक निर्देशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई के पास जमा जो
कराकर मतलब इनकी जो प्रस्ताव को जमा कराकर मंजूरी लेनी होगी, ठीक है? और देखा जाए तो बैंकों को जो पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए बैंकिंग नियामक से इजाजत लेनी पड़ती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, पीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक में 2 पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोटक। कोटक बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु आरबीआई की मंजूरी। तो देखिए 19 अक्टूबर 2023 को कोटक महिंद्रा बैंक को छोटी राशि में कर्ज देने वाली कंपनी है सोनाटा फाइनेंस, उसका अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आरबीआई ने सोनाटा में जारी शेयर पूंजी, ठीक है, शेयर पूंजी और चुकता पूंजी के 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। सोनाटा में दिसंबर 2022 तक 1903 करोड़ रुपए की प्रबंधन अधीन संपत्ति है और यह कंपनी जो है वो 9 लाख लोगों को अपनी सेवाएं दे चुकी है। 10 फरवरी 2023 को कोटक बैंक ने सोनाटा फाइनेंस के 100% स्टेक्स 537 करोड़ में खरीदने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्लाइस। स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय। तो देखा जाए तो 4 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने फिनटेक स्टार्टअप है स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। विलय का उद्देश्य है देश के अन्य राज्यों के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तकनीकी सक्षम वित्तीय पहुंच के विस्तार को तेजी लाना। बेंगलुरु स्थित जो स्लाइस है उसका मूल्यांकन वर्ष 2022 में लगभग 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया और स्लाइस स्टार्टअप की शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया। तो देखिए 12 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम ने नो योर कस्टमर मतलब केवाईसी नियम का उल्लंघन किया। मानक उल्लंघन के मामले में जो रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेमेंट बैंक ने पे आउट ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की, साथ ही पे आउट सर्विसेज लेने वाले जो कुछ अकाउंट्स हैं उसमें उसके केस में 1 दिन की सीमा की रेगुलेटरी सीलिंग का उल्लंघन किया है। एसएमएस डिलीवरी रिसिप्ट चेक से जुड़े डिवाइस बाइंडिंग कंट्रोल को लागू करने में भी पेमेंट बैंक असफल रहा है। आरबीआई में पुणे के अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक जो है अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक उस पर भी 4 लाख का जुर्माना लगाया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो 12 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां, एक है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद जो 14 पहले थी अब बढ़कर 16 हो गई हैं। दोनों कंपनियां केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के शामिल है और इरकॉन भारतीय रेलवे का निर्माण कार्य का संचालन कर रही है। इसका मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब्सटेंशियल इंजीनियरिंग निर्माण में है। और राइट्स लिमिटेड वो भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर, परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है और ये परिवहन, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं जीआई टैग की ओर। तो देखा है तो बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पारंपरिक हस्तकताई तकनीक मतलब ट्रेडिशनल हैंड स्पिनिंग टेक्निक का उपयोग करके कुशल कारीगरों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग में दूसरा जीआई टैग जो है वो है याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा को जीआई टैग दिया गया। चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, त्वांग की याक चुरपी
और तांगशा वस्त्र को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया गया। खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपे चावल की एक किस्म है। ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है और चुरपी जो है वो एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर तवांग जिले में होता है और है चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के जो कपड़ा उत्पादन का अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। तो 1 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। हेल्थवे नामक ये इनिशिएटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। हैदराबाद की मुख्य कैरेजवे और सर्विसेज रोड के बीच जो आउटर रिंग रोड है उस पर स्थित यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहेगा, जिससे शहर में साइकिलिंग समुदाय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसे दक्षिण कोरिया में डेजोन और सेजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है और 23 किलोमीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा ये साइकिलिंग ट्रैक जो है वो नानकराम गुड़ा तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी नरसिंगी और कोलुडू से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित। 21 अक्टूबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को अमेरिका में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। 11 जनवरी 2023 को ही हार्वर्ड लॉ स्कूल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को यह सम्मान देने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। तो देखा है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है। अशोक गॉडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। अशोक गॉडगिल जो है वो अभी वर्तमान में कहा जाए तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में प्रोफेसर हैं और लॉरेंस बार्कले नेशनल लैबोरेटरी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख है सुब्रा सुरेश ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्पिनोजा पुरस्कार। स्पिनोजा पुरस्कार जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोइता को आधिकारिक रूप से यह पुरस्कार जो है वो एक अन्य वैज्ञानिक टोबी कियर्स के साथ 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। नीदरलैंड अनुसंधान परिषद ने 7 जून 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ओर। तो 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 मतलब वर्ष 2021 के लिए जो प्रदान किए गए हैं, उसमें देखिए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन दोनों को दिया गया है। कृति सेनन को दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट डायरेक्शन चुना गया है निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी के लिए। साथ में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर चुने गए हैं सरदार उधम सिंह के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड रहा शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड रहा आरआरआर फिल्म को। ठीक है, स्टंट कोरियोग्राफर किंग सोलोमन को। बेस्ट कोरियोग्राफी रहा आरआरआर का, कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दुर्गा भारत सम्मान।
तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के द्वारा दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया गया और इस वर्ष ये सम्मान जो है वो पंडित अजय चक्रवर्ती गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स विश्व भारती तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को प्रदान किया गया। ठीक है, देखा जाए तो पंडित अजय चक्रवर्ती जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं। इन्हें यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत के समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उनकी अमूल्य भूमिका के लिए प्रदान किया गया। फिर दूसरा है आपको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये सम्मान जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग और रक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, GRSE ने भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है प्रसिद्ध केंद्रीय विद्यालय विश्व भारती, जो कि दुर्गा भारत सम्मान संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसरो को यह पुरस्कार उनके सफल चंद्रयान-3 मिशन के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इसरो को दिया गया है किस लिए? तो चंद्रयान मिशन का सफल परीक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। तो विविध में पहला है तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी तट सागर कवच 223। तो देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 02/23 यानी कि ईस्ट कोस्ट सागर कवच 02/23 का आयोजन किया और यह अभ्यास जो है वो 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य था समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशालिता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना। अभ्यास के दौरान विशाखापट्टनम, चेन्नई और रामनाथपुरम को संचालित होने वाले डॉर्नियर विमानों और हेलीकॉप्टरों के द्वारा व्यापक हवाई सर्वेक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नौसेना को संयुक्त HADR अभ्यास चक्रवात 2023। देखा जाए तो 9 से 11 अक्टूबर 2023 को वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 को गोवा में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में तीनों सैन्य बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचन संगठन में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास 2023 में संस्करण जो है इसमें मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस अभ्यास में विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, DRDO और मित्र देशों की भागीदारी देखी गई है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स। तो देखा है तो भारत के निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं राजकुमार राव जो कि अभिनेता हैं। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। तो वे हुए अमूल मजूमदार, मुंबई के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्थायी निदेशक नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं चितरंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक और गायक है। नेक्स्ट है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं गोकुल सुब्रमण्यम। अब आते हैं निधन की ओर। निधन में पहला है डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता। ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता का असम के दिसपुर में निधन हो गया। नेक्स्ट है लुईस ग्लक। लुईस ग्लक जो है वो वर्ष 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। अमेरिका के प्रसिद्ध कवयित्री लुईस ग्लक का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो 17 से 22 अक्टूबर 2023 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया था।
महिला एकल में विजेता रहे उन्नति हुड्डा भारत के। उप विजेता रहे सामिया इमाद फारूकी भारत के। महिला युगल में विजेता रहे अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो दोनों भारत के। उप विजेता रहे डेनमार्क के जूली फिन्ने इप्सन और माई सूरो दोनों डेनमार्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023। तो हाल ही में इटली में सार्डिनिया में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई। ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी ने 8.511 के स्कोर करते हुए जीत हासिल किया। ओपन वर्ग में नेस्ट्रोव दूसरे स्थान पर और अलेक्साकिस तीसरे स्थान पर रहे। इस चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में अजरबैजान के गुआर बैदुलेयेवा ने 9-11 के स्कोर के साथ जीत हासिल की है। लड़कियों के वर्ग में जेनिया बालाबायेवा दूसरे स्थान पे है और जेनेब सुल्तान बेग तीसरे स्थान पर रही। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शुभमन गिल, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। तो देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाज है शुभमन गिल, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। 22 अक्टूबर को शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और गिल ने 38 पारी में यह उपलब्धि प्राप्त की है, जबकि हाशिम आमला जो है वो 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग दिवस की ओर। पहला है 1 अक्टूबर में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, जिसका थीम है वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए नारियल क्षेत्र को कायम रखना, यह थीम। फिर नेक्स्ट है 2 अक्टूबर में विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। 4 अक्टूबर में आते हैं विश्व पशु दिवस, जिसका थीम है बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। ठीक है, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। इसका थीम था हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। 6 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। ठीक है, इसका थीम था एक साथ और अधिक मजबूत। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। चलिए आगे है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस, जिसका थीम है विश्वास के लिए एक साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव का अधिकार। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम है लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। 13 अक्टूबर को मनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। थीम था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। 13 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व अंडा दिवस, जो कि अक्टूबर का दूसरा सप्ताह होता है। ठीक है, और स्वास्थ्य भविष्य के लिए अंडा इसका थीम था। 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3 को शामिल करना। आगे देखें 15 अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर को मनाया गया ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है ग्रामीण महिलाओं सभी के लिए अच्छा भोजन तैयार कर रही हैं। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, जिसका थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व एनेस्थीसिया दिवस। थीम था एनेस्थीसिया और कैंसर देखभाल। 17 अक्टूबर को मनाया गया है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान को व्यवहार में लाना। फिर आता है 20 अक्टूबर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, जीवन भर बेहतर हड्डियों का निर्माण इसका थीम रहा। 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। थीम है
सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। 24 अक्टूबर को एक और मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। और फिर लास्ट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो चलिए क्रॉनिकल का ये वीडियो, क्रॉनिकल दिसंबर 2023 का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे onlinestudycenter.in से जाकर पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहां लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर कर सकते हैं। ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उस लिंक से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।